बच्चों आपसे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि फेज चेंज होता क्या है, उसका हम डेफिनेशन बताए थे। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जाकर यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट और उस वीडियो को देख के आए ताकि आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। यदि नहीं देख के आओगे नहीं आएगा समझ में। तो देखो बच्चों क्या होता है, तो आज हम क्या है लेटेंट हीट के बारे में डिफाइन करेंगे कि लेटेंट हीट होता क्या है, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि आपको फेज चेंज के दौरान बोला जाता है क्या होता है, फेज चेंज के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं चेंज करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि लेटेंट हीट होता क्या है। तो बच्चों लेटेंट हीट मान लो, ऐसे समझो कि यदि कोई m मास है ना, m मास को यदि सॉलिड में है और उस m मास को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, हीट एनर्जी का। तो वही हमारा क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाएगा। तो लेटेंट हीट में कितना अमाउंट का यदि हम एनर्जी सप्लाई करें तो वह सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फेज चेंज कर जाए विदाउट चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना बच्चों। बोल रहे हैं कि देखना कि मान लो कि यह m मास है, हमारा m मास है सॉलिड का, कोई भी सब्सटेंस हो सॉलिड है, और यह हम इसको किस में, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो m मास ही लिक्विड में आएगा ना, m मास लिक्विड का होगा। ये आएगा कैसे, तो आपको इसको हीट देना पड़ेगा, डेल्टा क्यू एनर्जी दिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर, यदि फेज चेंज हो रहा है बच्चों, फेज चेंज, तो क्या लिखोगे, डेल्टा हम ऐसा लिखो T और P, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कब, जब फेज चेंज हो रहा है तब। ऐसा क्यों होगा, कांस्टेंट आपका माइंड में आएगा ना कि कांस्टेंट क्यों रहता है। तो इसको अभी थोड़ा देर धैर्य रखिए, पेशेंस रखो, थोड़ा देर के बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो लेटेंट हीट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। है कि यूनिट मास लिए हैं और वह कोई भी सब्सटेंस का हो, तो विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट। क्या है कि सब्सटेंस कोई भी यूनिट मास लिया गया है, वह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, ध्यान से फिर से सुनना, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लिक्विड से या तो गैस में बन जाए या सॉलिड से किस में, लिक्विड में। यहां हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट का हीट दे रहे हैं, वह हीट यदि दे रहे हैं तो वह क्या अपना चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। और ऐसा कब, विदाउट चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ना, लेटेंट हीट। इसको हम L से डिनोट करते हैं बच्चों, क्या, डिनोटेड बाई L से डिनोट करते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, मान लो कि यदि डेल्टा क्यू दिए हैं, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ध्यान से रखो हम क्या लिखते थे, जब हमारा टेम्परेचर, पहले हम क्या पढ़ते थे इससे, जब हम पढ़े कि जब हमें हीट हीट सप्लाई करते थे तो टेम्परेचर बढ़ता था, चेंज होता था। तो उस केस में क्या लिखते थे, डेल्टा क्यू एमएस डेल्टा क्यू कितना हीट सप्लाई करेंगे, तो मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, फेज चेंज कर रहा है ना, तो लेटेंट हीट यहाँ डेल्टा क्यू जो होगा बच्चों ml होगा, ml L इक्वल टू क्या लिखोगे, L इक्वल टू बोलो L इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m लिखोगे। m क्या है बच्चों, मास है, किसका, सब्सटेंस का। m हमारा क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ
सब्सटेंस। और डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू तो हीट रिक्वायर्ड या हीट सप्लाई बोलेंगे, रिक्वायर्ड। कोई परेशानी क्या? हीट कितना रिक्वायर्ड करता है? ओ, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसी को लेटेंट हीट। इससे रिलेटेड है बच्चों। अब यह सारा टर्म है, तो अब कहते हैं कि आप सोचोगे कि यह टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है। चलो इस पे सोचते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं बच्चों। जब आप हीट एनर्जी दो, मतलब आप हीट सप्लाई करो, किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करो, तो क्या होता है? उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। तो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो क्या होगा? मतलब वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज किया तो क्या होगा? मतलब वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करना चालू करेगा। जो भी मैटर आप लिए हैं उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। चलिए अब क्या है, लगातार हीट को देते रहो, सप्लाई करते रहो, तो क्या होगा? वाइब्रेशन और तेजी से होते रहेगा। लेकिन एक कंडीशन आएगा जिसपे मॉलिक्यूल्स जो है अब सेपरेट होना चालू करेगा। अपनी जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हो वो क्या होगा? वह मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद वो अपनी मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट करना चालू करेगा। जो भी एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी कहां पे खर्च कर रहा है? मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में। तो जैसे ही सेपरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? जो भी आप मैटर लिए हो वो मैटर अब फेज अपना चेंज करना चालू करेगा। तो अपनी जो हीट दे रहे हो अब वह हीट को यूज नहीं कर रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने में, अपनी सारी एनर्जी को वह सेपरेशन करने में, मॉलिक्यूल्स को सेपरेशन करने में यूज कर लेता है। इसी वजह से हम बोलते हैं बच्चों कि जब भी कोई मैटर या जब भी कोई सब्सटेंस अपनी फेज चेंज करता है उस दौरान क्या करता है? मतलब उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान से सुनो, हम फिर से क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं हम, ध्यान से सुनना बच्चों कि अब आप यहां पे क्या हो रहा है सुनो तो। हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, हीट एनर्जी है या हीट सप्लाई करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा, चलो टेम्परेचर बढ़ा मतलब वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। ये भी बात सही है। वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा। चलो अब क्या होगा? अब लगातार, अभी रुको नहीं, अब हीट देते रहो, हीट देते रहो, हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई, कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहो। हीट क्या कर रहे हैं हम? कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं हीट। तो अब क्या होगा? हीट सप्लाई करो, इसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और तेजी से वाइब्रेट करेगा। मॉलिक्यूल्स जो होगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स ना यूज अब क्या करेगा? तेजी से वाइब्रेट करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? जो भी मॉलिक्यूल्स जो है वह क्या होगा? सेपरेट होना चालू करेगा। सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होगा? सेपरेट होगा, और सेपरेट होगा तो क्या होगा? फेज चेंज कर लेगा ना, सेपरेट, और आफ्टर ऑल मतलब फेज चेंज करेगा, फेज चेंज। मतलब क्या है? सीधा सीधा सुनो कि हीट एनर्जी दिए, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट किया तो अब क्या है? अब और हीट बढ़ाओ, हीट बढ़ाओ। तो हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा? हीट एनर्जी सप्लाई करो, मतलब हीट एनर्जी और सप्लाई करो या हीट बढ़ाओ तो क्या होगा?
अब जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में मॉलिक्यूल्स यूज नहीं करेगा, अपनी टेम्परेचर तो बढ़ा चुका है। अब क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स जो है एक लिमिटेशन के बाद अब इतनी तेजी से वाइब्रेट करने लगा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना के बैठा हुआ है वो बॉन्ड सेपरेट होना चालू करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्ड जो है वो सेपरेट होगा, सेपरेटेड बॉन्ड सेपरेट होगा। तो बॉन्ड जैसे ही सेपरेशन हुआ तो अपनी जो सारी एनर्जी है वो तो सेपरेशन में लगा रहा है, तो सेपरेशन में लगाएगा तो आफ्टर ऑल क्या होने वाला है, फेज चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का, और सब्सटेंस की जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यही वजह है कि हम बोलते हैं कि जब फेज चेंज होता है बच्चों तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप इसे जो भी आपको समझ में आया है आप इसको अच्छे से लिख भी दिए हैं, यदि आपको अपने मन से लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हो, लेकिन यही बात रियलिटी में यही होता है उसके अंदर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब फेज चेंज होता है उस समय क्या होता है, टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट होता है। अगले वीडियो में बच्चों आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, तो इससे रिलेटेड टर्म हम यूज करेंगे और साथ ही साथ इससे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको देखो समझो, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।